स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेक्टर स्पेस के इस वीडियो में कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है और कोऑर्डिनेट वेक्टर को कैसे ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर के लिए निकालने के लिए एक वेक्टर स्पेस का बेसिस होता है, बेसिस होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता क्या, जरा इसको समझे और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोऑर्डिनेट वेक्टर और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होता क्या है, निकालते कैसे इसको। इस पर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं वेक्टर स्पेस के सेगमेंट में। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट वेक्टर को डिफाइन करें कि कोऑर्डिनेट वेक्टर होता क्या है और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब हमारे पास एक इसके लिए एक वेक्टर स्पेस है। लेट VNF इज ए वेक्टर स्पेस। VNF एक वेक्टर स्पेस है। VNF इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F मतलब जो उसके कंपोनेंट है वो फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। VNF एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F एंड कैपिटल B इज इक्वल टू α1 α2 α3 डॉट 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 αn। कैपिटल B इसका एक बेसिस है। कैपिटल B इज इक्वल टू α1 α2 α3 डॉट 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 बी ए बेसिस ऑफ VNF, वेक्टर स्पेस का एक बेसिस है। अब बच्चों, बेसिस और वेक्टर स्पेस में एक प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है। ये अगर मान लीजिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखिए, ये अगर वेक्टर स्पेस है और ये इसका बेसिस है, तो अगर वेक्टर स्पेस V है और B उसका बेसिस है, तो वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स और बेसिस के वेक्टर में एक रिलेशन होता है कि वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर अगर अल्फा V को बिलोंग कर रहा है और इस B में जो वेक्टर्स हैं वो α1 α2 α3 डॉट 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 αn है। तो अगर वेक्टर स्पेस का ये बेसिस है तो वेक्टर स्पेस का वेक्टर अल्फा इन बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसको स्पैन करना कहते हैं। हम लोगों ने जब बेसिस पढ़ा था तो ये बात जान, पिछले वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बेसिस वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे ये भी क्लियर हो जाएगा कि बेसिस क्या होता है। तो यहां पे अगर अल्फा V को बिलोंग कर रहा है और ये इसका बेसिस है, तो अल्फा इस बेसिस के वेक्टर्स के LC के फॉर्म में लिखा जाएगा। अच्छा बच्चों, LC होता क्या है? इसमें जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर ले लें और इस अल्फा को उन वेक्टर के पहला वेक्टर एक स्केलर प्लस दूसरा वेक्टर दूसरा स्केलर प्लस डॉट 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 इस तरह से चलेंगे। ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। दैट इज इफ अल्फा belongs to V, alpha belongs to B, be any vector, then alpha can be written as alpha जो है इनके written as LC of vectors। ये इन वेक्टर्स के LC of vectors α1 α2 α3 डॉट 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 αn। जो अल्फा V का मेंबर है इन वेक्टर्स के LC के फॉर्म में लिखा जाएगा। LC एक वेक्टर अल्फा, इतने ही स्केलर ले लें और अल्फा को इनके LC के फॉर्म में लिखें। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, यहाँ पे स्केलर्स हमने ले लिए और स्केलर क्या लिए, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और ये सारे स्केलर बिलोंग टू फील्ड हैं क्योंकि फील्ड में सारे स्केलर फील्ड को बिलोंग करेंगे। देन अल्फा जो है, अल्फा ये आपका इस तरह से इनका LC क्या होगा, एक स्केलर इनटू एक वेक्टर, दूसरा स्केलर इनटू दूसरा वेक्टर, तीसरा स्केलर इनटू तीसरा वेक्टर प्लस डॉट 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 nवा स्केलर इनटू nवा वेक्टर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दी। अच्छा बच्चों, अल्फा दिया हो, अल्फा हमारे पास कुछ होगा और α1 α2 α3 αn भी गिवन होंगे। अब उसके बाद हमारे पास इतने स्केलर ले लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करके हम लोग A1 A2 A3 AN पता करेंगे।
क्वेश्चंस में हम आपको करेंगे, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा कि कैसे हम कंप्यूट कर पाएंगे A1 A2 A3 AN को। फ्रॉम वन से वी गेट हम स्केलर पता कर सकते हैं। दैट इज कौन कौन से स्केलर, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये स्केलर मिल गए। then the basis then the coordinate vector with respect to जो coordinate vector with respect to basis B is represented as coordinate vector with respect to basis B is represented as अल्फा। इसको इस तरह से पढ़ते हैं बच्चों, अल्फा रिलेटिव ऑर्डर्ड बेसिस बी। अल्फा का इस बेसिस बी के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है, इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बच्चों हमारे स्केलर सॉल्व करके आते हैं उसको रो वाइज लिख लीजिए, यही हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर। अगर हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर पूछेगा तो ये सारे स्केलर्स रो वाइज लिख लेंगे। एंड द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, एक बच्चों कभी कभी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फॉर्म में आता है, एंड द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज इस तरह से कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, रिप्रेजेंटेड एज। इसी तरह से कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में जब वेक्टर पूछता है तो रो वाइज लिखते हैं, और मैट्रिक्स पूछता है तो इन्हीं स्केलर्स को हम लोग कॉलम वाइज लिख लेते हैं। A1 A2 A3 डॉट 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 AN, इन सारे स्केलर्स को हम लोग कॉलम वाइज लिख लेते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए जरा अब बात सुन लीजिए किस तरह से हमारे पास है। ये कॉलम वाइज हमने सारे स्केलर्स को लिख लिए, हमारे पास बच्चों कोऑर्डिनेट वेक्टर रहा, और इसको हम लोग जो स्केलर से उसको रो वाइज लिखेंगे तो इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर कहेंगे। अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस भी ऐसे रीड किया जाता है। एंड कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, और जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज कुछ इस तरह से, अल्फा रिलेटिव बेसिस बी के रिस्पेक्ट में इस तरह से। ये जो हमारे पास जो स्केलर्स आ रहे हैं इनको जब रो वाइज लिखते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर पढ़ते हैं, और इन्हीं स्केलर को अगर कॉलम वाइज लिख लें तो इनको हम लोग कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कहते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा जरा सुनिए बिल्कुल अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा कि कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने के लिए एक बेसिस होगा, और एक वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर दिया होगा, कहेगा कि इसके रिस्पेक्ट में, इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालिए या कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालिए। जितने भी बेसिस में वेक्टर्स होंगे उतने स्केलर लेके, चूंकि ये इस वेक्टर स्पेस का बेसिस है तो वो वेक्टर इनके द्वारा एलसी के फॉर्म में लिखा जाएगा। उतने ही स्केलर लेके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब एक स्केलर इंटू एक वेक्टर, दूसरा स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर, इनका सबका सम किया। सम करने के बाद हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद A1 A2 A3 जितने भी स्केलर्स होंगे उनको हम लोग कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट करने के बाद उसको अगर रो वाइज लिखेंगे तो दैट इज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर है अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस P। उसी तरह अगर इसको कॉलम वाइज लिखेंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बच्चे जरा हम आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल के दिखाते हैं क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स उसी को अगर कॉलम वाइज लिख लेंगे तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कहलाएगा। अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, जो बेसिस गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास होगा। अब इसमें हम लोगों को कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करना है। एक R2 वेक्टर स्पेस है जिसका एक वेक्टर 2,3 है, और एक उसका बेसिस है जिसके कोऑर्डिनेट 2, 1, 1, -1 है। हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर पता करना है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस भी। अल्फा R2 को बिलोंग कर रहा। जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने के लिए ये अल्फा R2 का मेंबर है, इस वेक्टर स्पेस का मेंबर है, और ये इसका बेसिस है। कहने का मतलब ये है
कि जैसे थोड़ा सा इधर देखें, ये R2 है, मान लीजिए R2 का जो मेंबर है वो अल्फा इज इक्वल टू 2 3 है, ये R2 को बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे ये इसका बेसिस है, बेसिस के एलिमेंट जो हैं वो 2,1 एंड 1,-1, ये इसके बेसिस के फैक्टर्स हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने यहाँ पे बेसिस को ये दे दिया, बेसिस हमारे पास है 2, 1, 1, -1, इस तरह से हमारे पास बेसिस के वेक्टर हैं। इफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 2,1, इसको अल्फा 1 दे दिया पहले वेक्टर को, और अल्फा 2 इज इक्वल टू 1,-1, ये हमारे पास है। अल्फा 1 अल्फा 2 हो गए, ये बेसिस के वेक्टर हो गए। अल्फा इज इक्वल टू 2 3 बिलोंग्स टू R2, अगर अल्फा ये 2 3 R2 को बिलोंग कर रहा है, ये इसका बेसिस है, तो जाहिर सी बात है इस R2 के जो मेंबर होंगे इसके LC के फॉर्म में लिखे गए होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे गए होंगे। तो अब हमने क्या किया, ये वेक्टर इनके LC के फॉर्म में लिखा गया होगा। देयर एग्जिस्ट, हमने मान लिया यहाँ पे दो स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो स्केलर्स बच्चों हमने A1 A2 ले ले, कोई भी ले ले, वो R को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सच दैट ये अल्फा जो है, अल्फा ये इनके LC के फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करके हम A1 A2 निकालें, और A1 A2 को हम रो वाइज लिखेंगे, तो अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस भी हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर मिल जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कहता तो हम उसको कॉलम वाइज लिख लेते। बहुत ही सिंपल है। अल्फा रखिए यहाँ पे 2 3 A1 अल्फा 1, अल्फा 1 की वैल्यू 2,1 है, प्लस A2 अल्फा 2, अल्फा 2 1,-1 है। यहाँ पे 2,3 इज इक्वल टू यहाँ पे 2A1 पहला, और ये इसके साथ ऐड हुआ 2A1 प्लस A2, A1 माइनस A2, इतना आया। अब दोनों को जरा कंपेयर करिए, कंपेयर करने पे क्या आया, दैट इज यहाँ पे आया 2A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2 आया, एंड A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 आया बच्चों। इसको कंपेयर किया तो ये इज इक्वल टू इतना, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। इसको फर्स्ट और सेकंड ले लें, देख लीजिए कितना सिंपल है। अगर ये R3 का मेंबर होता तो यहाँ पे 3 एलिमेंट होते, और इसमें भी हमारे पास होते, उनके LC के फॉर्म में लिख लेते। अब हमें इसको यहाँ से A1 A2 निकालना है। हमने बच्चों फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड किया, A2 A2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आया 3A1 इज इक्वल टू 5, A1 इज इक्वल टू कितना 5/3। अब A1 की वैल्यू किसी में उठा के आप पुट कर लो, पुटिंग A1 इन सेकंड। A1 को जरा हमने सेकंड में उठा के पुट किया, A1 को जब सेकंड में उठा के पुट किया तो सेकंड हमारे पास A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 3, A1 की जगह 5/3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3, तो ये रहा। A2 इज इक्वल टू कितना रहा, A2 इज इक्वल टू 5/3 माइनस का 3 हमारे पास ये रहा, ये इधर आया, ये इधर आया। A2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 9, ये रहा, और यहाँ पे 5 माइनस 9 ये हो गया। A2 इज इक्वल टू -4/9, ये हमारे पास ये रहा। अब देखिए हमने स्केलर्स पता कर लिए, वहां भी हमने यही बताया था। देन कोऑर्डिनेट वेक्टर आपका, अब कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या रहा, कोऑर्डिनेट वेक्टर जो रहा अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, कोऑर्डिनेट वेक्टर अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस भी जो वेक्टर रहा, इस स्केलर्स को हम लोग रो वाइज लिख लें। रो वाइज मतलब A1, A2, A1, A2, दैट इज 5/3, -4/9, यही आपका आंसर हुआ। और इसी को अगर कहता कि कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स लिखिए तो इसको कॉलम वाइज लिख लेते तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हो गया। कोऑर्डिनेट वेक्टर और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें A1 A2 निकालना होता, और जितने भी स्केलर्स होते वो निकाल के वेक्टर कहता तो रो वाइज लिखें। इसको पढ़ते हैं अल्फा का कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है दैट इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, ऑर्डर्ड बेसिस बी 5/3, -4/9। तो बच्चों कुछ नहीं, एक बेसिस दिया होगा, एक वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर दिया होगा,
वो उसको स्पैन करेगा, बिकॉज बेसिस है तो उनके एलसी के फॉर्म में लिखेंगे। अल्फा को जो वेक्टर स्पेस का मेंबर होगा और उसके एलसी के फॉर्म में, मतलब जितने वेक्टर्स बेसिस में होंगे उतने ही स्केलर लेके उनका एलसी लिख लेंगे। सारे स्केलर्स निकालेंगे, रो वाइज निकालेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर, कॉलम वाइज निकालेंगे, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। टू मच इजी है, कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं बच्चों, थोड़ी और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एक बच्चों क्वेश्चन है कि हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पता करना है। ये हमारे पास वेक्टर जो है 101 वो C3 को बिलोंग कर रहा है, मतलब इस वेक्टर स्पेस का मेंबर है, कॉम्प्लेक्स है, C का मतलब कॉम्प्लेक्स है। ये इसके बेसिस के वेक्टर्स हैं और हमारे पास कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पता करना है। अब मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कॉलम वाइज लिखते हैं और कोऑर्डिनेट वेक्टर रो वाइज लिखते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इस बेसिस को B लिख लें। B इज इक्वल टू, लेट B इज इक्वल टू ये 2i, 1, 0, 2, -1, 1 एंड 0, 1 प्लस i, 1 माइनस i। ये इतना ले लिया हमने। अब यहाँ पे पहले वाले को एक अल्फा 1 मान लिया। अल्फा 1 हमारे पास 2i, 1, 0। अल्फा 2, 2, -1, 1। एक को अल्फा 3 ले लिया। अल्फा 3 0, 1 प्लस i, 1 माइनस i। अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा 101 ले लिया, जो 101 है ये बिलोंग्स टू C3। अब ये C3 का मेंबर है और वेक्टर स्पेस का मेंबर है और ये बेसिस के वेक्टर्स हैं, तो ये जो वेक्टर है ये इनके एलसी के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 3 स्केलर ले लें, देयर एग्जिस्ट स्केलर। यहाँ पे हमने 3 स्केलर ले लिए, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। और वो 3 स्केलर हमने कौन कौन से लिए? कोई ले लें, A1, A2, A3 बिलोंग्स टू C। ठीक है, C को बिलोंग करेगा, C3 को वेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं, स्केलर C को कॉम्प्लेक्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब अल्फा बराबर सच दैट ये जो अल्फा है ये इनके एलसी के फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, ये रहा। अल्फा की जगह 1, 0, 1 A1 अल्फा 1 2i, 1, 0 A2 अल्फा 2 2 -1 1 A2 अल्फा 2 और प्लस A3 अल्फा 3 की वैल्यू अल्फा 3 इज 0, 1 प्लस i, 1 माइनस i, ये रहा। अब यहाँ पे आया ये 1, 0, 1 इज इक्वल टू 2i A1 प्लस 2 A2 और ये 0 हो गया, 2i A1 प्लस 2 A2 ये 0 हो गया, A1 माइनस A2 प्लस A3 इंटू 1 प्लस i। A1 माइनस A2 प्लस A3 1 प्लस i, ये 0। यहाँ पे A2 प्लस A3 इंटू 1 माइनस i, इतना रहा। ये हमारे पास इतना रहा। अब इसको जरा हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने पे हमें मिला क्या बच्चों? जरा देखो, कंपेयर करने पे मिला क्या? कंपेयर करने पे एक इक्वेशन हमारे पास आई, दैट इज 2i A1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 1। इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए। सेकेंड वाले को देखिए, A1 माइनस A2 प्लस A3 इंटू 1 प्लस i इज इक्वल टू 0। इसको सेकेंड दे दीजिए। एंड थर्ड वन इज A2 प्लस A3 इंटू 1 माइनस i इज इक्वल टू 1। इसको थर्ड। अब हमें इनको तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A1, A2, A3 निकालना है अच्छे से। अब आप एक काम करो, हम एक काम ये करने जा रहे हैं कि थर्ड से A2 निकाल के फर्स्ट और सेकेंड में पुट कर दे रहे हैं। फ्रॉम थर्ड से मैंने A2 निकाला। थर्ड से जब A2 निकाला बच्चों, तो A2 जो आया ये 1 माइनस A3 इंटू 1 माइनस i। A2 इतना है। पुटिंग A2 इन फर्स्ट, पुटिंग A2 की वैल्यू हमने फर्स्ट में उठा के पुट की। कितना आया? 2i A1 प्लस 2, A2 की जगह 1 माइनस A3 इंटू 1 माइनस i इज इक्वल टू 1। इतना है। अब यहाँ पे कितना आया? दिस इज 2i A1 प्लस 2 माइनस 2a3 इंटू 1 माइनस i इज इक्वल टू 1। ये हमने फर्स्ट में उठा के पुट किया। 2a2 की वैल्यू 1 माइनस A3 इंटू 1 माइनस i इज इक्वल टू 1।
2 माइनस 2a3 इंटू 1 माइनस आई इक्वल टू 1। यहाँ पे आया 2ia1 माइनस 2a3 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 कह दी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम बच्चों फर्दर a2 की वैल्यू थर्ड में भी उठा के पुट कर रहे हैं। a2 की वैल्यू हम सेकंड में भी उठा के पुट कर रहे हैं। तो a1 और a3 में दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पुटिंग यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, बहुत बस कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे से करनी है। पुटिंग a2 इन सेकेंड, हमने a2 को उठा के जरा सेकेंड में पुट किया। पुटिंग a2 इन सेकेंड, a2 के सेकेंड में पुट किया a1 माइनस a2 की जगह 1 माइनस a3 इंटू 1 माइनस आई प्लस a3 इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2 की वैल्यू 1 माइनस a3 इंटू 1 माइनस आई पुट किया प्लस a3 इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू 0। a1 माइनस 1 प्लस a3 इंटू 1 माइनस आई प्लस a3 इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आया a1 प्लस इन दोनों में a3 कॉमन 1 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई इज इक्वल टू प्लस का 1। a1 प्लस आई कैंसिल आउट हुआ 2a3 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 क्या है। अब हम एक काम करें, फोर्थ और फिफ्थ से a1 और a3 निकाल लें और a1 को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो a2 मिल जाएगा, या a3 इसमें पुट कर दें तो a2 मिल जाएगा, सिंपली मिल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे एक काम कर रहे हैं, फ्रॉम फिफ्थ से अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो a1 की जो वैल्यू आई, या सीधे 2a3 की जो वैल्यू आई वो 1 माइनस a1 आई फिफ्थ से। 2a3 इज इक्वल टू 1 माइनस a1, पुटिंग इन फ्रॉम फिफ्थ से ये मिला, पुटिंग इन फोर्थ, इसको हमने उठा के फोर्थ में पुट किया। अब यहाँ पे आया 2ia1 तो ये रहा फोर्थ में पुट करना, माइनस 2a3 की जगह 1 माइनस a1 इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमने 2a3 की वैल्यू पुट कर ली, 1 माइनस a1 इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे आया 2ia1 माइनस 1 माइनस आई ये रहा प्लस a1 1 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस 1। 2ia1 माइनस 1 माइनस आई प्लस a1 इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास इतना आ गया। यहाँ पे फर्दर थोड़ा इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों में a1 कॉमन तो यहाँ पे है 2i तो ये रहा, 2i ये रहा प्लस 1 माइनस i इज इक्वल टू माइनस 1। a1 कॉमन 2i प्लस 1 माइनस i इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस i हमारे पास ये रहा, ये इधर आके प्लस 1 माइनस i ये रहा। इन दोनों में a1 कॉमन, दिस इज 2i प्लस 1 माइनस i इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस i। यहाँ पे बचा a1, दिस इज 1 प्लस i इज इक्वल टू दिस इज माइनस i। a1 इज इक्वल टू माइनस i अपॉन 1 प्लस i ये रहा। यहाँ पे हमने इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, माइनस i इंटू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i। बहुत सावधानी के साथ थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी है। a1 इज इक्वल टू अंदर आया माइनस i प्लस आई स्क्वायर जो हुआ वो माइनस 1 हुआ, यहाँ पे 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1। a1 इज इक्वल टू माइनस i माइनस 1 अपॉन 2, तो a1 की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस i अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a1। अब a1 मिल गया तो यहाँ से a3 मिल सकता है और उसमें रख के हमारे पास a2 मिल सकता है। अब a1 की वैल्यू बहुत इजीली मिली। अब a1 की वैल्यू इसमें उठा के हम a3 पता कर सकते हैं, या फिफ्थ में रख के हम a3 पता कर सकते हैं। पुटिंग a1 इन फिफ्थ, a1 को अगर फिफ्थ में रखेंगे तो या इसमें रख लें तो a3 मिल जाएगा और हमें अब a2 निकालना है। a2 इज इक्वल टू 1 माइनस a3 इंटू 1 माइनस i, यहाँ से a2 मिल जाएगा।
तो हमने यहाँ पे A1 को उठा के पुट किया, पुटिंग A1 यहाँ पे हमारे पास देखिए पुटिंग A1 इन 2A3 इज इक्वल टू 1 माइनस A1 है, इसमें हमने A1 पुट किया, 2A3 इज इक्वल टू 1 माइनस A1 की जगह इतना रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस I अपॉन 2, दिस इज 2A3 इज इक्वल टू 2, हमारे पास एलसीएम हो गया, 2 एलसीएम, तो यहाँ पे है 2 प्लस 1 प्लस I, दिस इज 3 प्लस I अपॉन 2, इतना हुआ। A3 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस I अपॉन 2, 2 टू जा 4, A3 की वैल्यू 3 प्लस I अपॉन 2 आ गई। अब बची हमारे पास A2 की वैल्यू, A1 ये मिल चुका है, A1 ये मिल चुका है, A3 ये मिल चुका है, we have to find A2, पुटिंग A3 इन, अब ये A3 जो है, पुटिंग A3 की वैल्यू इन, A3 की वैल्यू इसमें पुट करें, A2 is equals to 1 minus A3 into I, A2 is equals to 1 minus A3 into 1 minus I, इसमें A2 पुट करें, अब इसमें हम A3 की वैल्यू पुट करें तो हमें A2 मिल जाएगा, A2 is equals to 1 minus A3 की वैल्यू, A3 हमारे पास जो है दिस इज I plus 3 upon 4, दिस इज A3 into 1 minus I हमारे पास ये है, A2 is equals to हमने 4 एलसीएम लिया, दिस इज 4 minus I plus 3 into 1 minus I ये रहा, दिस इज A2 is equals to, इधर आ जाते हैं, A2 is equals to यहाँ पे पुट करते हैं, A2 is equals to जो मेरे पास आया, A2 कुछ इस तरह का आया, A1 मिल चुका है, A2 मिलने जा रहा है, A3 मिल चुका है, A2 is equals to जो मेरे पास आया, A2 is equals to जो आया, दिस इज 4 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस I, और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस I स्क्वायर, और ये प्लस है, माइनस ऑलरेडी ये प्लस I स्क्वायर, और प्लस 3 तो दिस इज माइनस 3, और माइनस 3 है, दिस इज प्लस 3I अपॉन 4, I स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, 4 माइनस 3 1 माइनस I स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3I अपॉन 4 हमारे पास ये रहा, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 2I अपॉन 4 रहा, दिस इज I अपॉन 2 रहा, दिस इज द वैल्यू ऑफ A2। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पूछा था बच्चों, देखिए A1 A2 A3 बहुत इजीली हमने निकाल चुके हैं, सो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आई वो क्या आई, सो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कुछ इस तरह की है, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ अल्फा रिलेटिव ऑर्डर्ड बेसिस B इज इक्वल्स टू A1 A2 A3, कॉलम वाइज लिखते हैं कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को, A1 is equals to minus 1 plus I by 2, A2 is equals to I by 2, and A3 is equals to 3 plus I upon 4। तो देखिए कितना इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप लोग भी किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कोऑर्डिनेट वेक्टर को आप निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लिखेंगे और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स वेक्टर को रो वाइज लिखेंगे, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। एक बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसे बेसिस ऑफ R4 प्रूव करना है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस। R4 के 4 स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, E1 या एप्सिलॉन 1 कुछ भी दे दें, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। R3 के 3 होते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम बता चुके हैं आपको, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालना है, और उसके रिस्पेक्ट में जो बेसिस के वेक्टर्स हैं ये कुछ इस तरह के हैं। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पहले तो इसे बेसिस प्रूव करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 को। R4 जो है बच्चों, R4 इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। R4 एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन R4 की फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, R4 का जो डायमेंशन होगा वो 4 होगा, R4 का एंड डायमेंशन ऑफ R4 इज इक्वल्स टू 4। R4 का डायमेंशन जो होगा वो आपका 4 होगा। R3 का डायमेंशन 3 होता है, R4 का 4 होता है,
स्टैंडर्ड बेसिस एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको हमें बेसिस प्रूव करना है। अल्फा 1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 1 0 0 दिया गया है हियर। अल्फा 1 इज इक्वल टू इतना, अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 0 1 1 दिया गया है, एंड अल्फा 3 इज इक्वल टू 1 0 0 4 दिया गया है, एंड अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 0 0 2 हमारे पास इतना दिया गया है। अब यहाँ पे ये चार वेक्टर्स दिए हैं तो हम चार स्केलर ले लें। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, यहाँ पे चार स्केलर ले लें, और वो स्केलर्स हमने लिए a1 a2 a3 a4, ये चार स्केलर ले लिए जो r को बिलोंग कर रहे हैं। अब इनका इसको एलाई दिखाने के लिए इनका LC हम जीरो वेक्टर के बराबर लिखें 0 0 0 0, और अगर सारे स्केलर्स जीरो आ जाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। या फिर एक तरीका ये भी बताया था कि उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, और उसका अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये वेक्टर्स एक बेसिस फॉर्म करेंगे ऑफ R4। तो अब यहाँ पे क्या आया, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस a4 इंटू अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये इतना रहा। a1 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू 1 1 0 0 प्लस a2 इंटू अल्फा 2 की वैल्यू 0 0 1 1 प्लस a3 इंटू अल्फा 3 की वैल्यू हमारे पास रही 1 0 0 4 प्लस a4 इंटू अल्फा 4 की वैल्यू 0 0 0 2 इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये इतना रहा। अब यहाँ से आया a1 a2 वाला 0 प्लस a3 a4 वाला 0, यहाँ पे आया a1 a2 0 a3 0 a4 0, यहाँ पे दिस इज 0, दिस इज a2 ये 0 0, and this is 0, this is a2 plus 4a3 plus 4a4 is equals to 0 0 0 0। अब इसको कंपेयर कर लें और सारे स्केलर्स अगर जीरो प्रूव कर देते हैं तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। या एक तरीका ये भी था कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर बनाएं और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो ना हो तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे स्केलर जीरो बहुत इजीली किए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देख भी रहे हैं a1 प्लस a3 कंपेयर करने पे ये तो हमारा जीरो आया, a1 इज इक्वल टू जीरो डायरेक्टली इसी तरह से आ गया, a2 भी जीरो आ गया, और a2 प्लस 4a3 प्लस 4a4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये रहा। अब a1 की वैल्यू हमने इसमें उठा के पुट की, पुटिंग a1 की वैल्यू इन a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0 में पुट की। तो a1 तो 0 है, 0 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, दैट इज a3 इज इक्वल टू 0। पुटिंग a2 एंड a3 इन इसमें, पुटिंग a2 एंड a3 और a3 को पुट करो, a2 एंड a3 इन a2 प्लस 4a3 प्लस 4a4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि a2 और a3 को 0 रखोगे, दैट इज a4 बराबर 0। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं वो सुनिए, दैट इज ऑल स्केलर्स आर 0, सारे स्केलर 0 हैं, ऑल स्केलर्स आर 0, सारे स्केलर हमारे 0 हो गए। सो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 फॉर्म ए बेसिस फॉर R4। ये बेसिस फॉर्म करेगा, किसका बेसिस फॉर्म करेगा, R4 का बेसिस फॉर्म करेगा। अब हमारे पास एक बात इंपॉर्टेंट है कि पहला पार्ट तो हमारे पास हो गया। अब कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालना है स्टैंडर्ड बेसिस का इसके रिस्पेक्ट में। अब अच्छा दूसरे पार्ट के लिए हम लोग चलते हैं। दूसरे पार्ट के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस जरा लेते हैं सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया, अब हम स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं। जरा देखिए, 4 स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे सेकंड पार्ट के लिए। यहाँ पे हम कंसीडर स्टैंडर्ड बेसिस। अब 4 स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, R4 के 4 स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस जो हमने लिए वो एप्सिलॉन 1 कर लें या E1 कर लें 1 0 0 0, और दूसरा एप्सिलॉन 2
0 1 0 0, कोई नेमिंग कर दें, एप्सिलॉन 3 0 0 0 1 0, एप्सिलॉन 4 0 0 0 एंड 1। बी स्टैंडर्ड बेसिस। ये हमारे पास 4 स्टैंडर्ड बेसिस हो गए। अब इन चारों वेक्टर का इसके रिस्पेक्ट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के रिस्पेक्ट में अल्फा एप्सिलॉन 1 का इस बेसिस के रिस्पेक्ट में हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालना है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो B था, जो B हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। B जो हमारे पास है दैट इज एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 है। एप्सिलॉन 1 का इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एप्सिलॉन 1 रिलेटिव ऑर्डर बेसिस B के रिस्पेक्ट में हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनानी है, तो इसको इसके एलसी के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम फिर फर्दर 4 स्केलर ले लें और इनके एलसी के फॉर्म में लिख के चारों स्केलर्स निकालें और उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, मतलब एक कॉलम वाइज लिख लें। उसी तरह सिमिलरली एप्सिलॉन 2 को भी यही काम करेंगे, एप्सिलॉन 3 के लिए भी यही काम करेंगे, एप्सिलॉन 4 के लिए भी यही काम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी R3 होता है तो R3 के स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होते हैं। तो अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट स्केलर फॉर एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 के लिए फॉर एप्सिलॉन 1 के लिए देयर एग्जिस्ट स्केलर, यहाँ पे हम 4 स्केलर्स ले लें, 4 स्केलर्स ले लें और उन स्केलर का कोई नेमिंग दे दें, A1 B1 B1 C1 D1। 4 स्केलर ले लें, A1 B1 C1 D1 belongs to R such that ये एप्सिलॉन 1 इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ये एप्सिलॉन 1 इनके एलसी के फॉर्म में लिखा जाएगा, एप्सिलॉन 1 इनके एलसी के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसका इस बेसिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 इंटू अल्फा 1 प्लस B1 इंटू अल्फा 2 प्लस C1 इंटू अल्फा 3 प्लस D1 इंटू अल्फा 4। This is 1 0 0 0 and this is A1. The value of alpha 1 is 1 1 0 0 plus B1 and the value of alpha 2 is, this is B1, alpha 2 is 0 0 1 1 plus C1 and alpha 3 is 1 0 0 4 1 0 0 4 plus D1, alpha 4 is 0 0 0 2, this one। अब इसको सॉल्व करेंगे, A1 B1 C1 D1 की वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद उसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे कितना आया 1 0 0 0 इज इक्वल टू A1, ये तो 0 है, प्लस C1 D1 वाला 0 है, A1 B1 वाला 0 है, D1 वाला 0 है, यहाँ पे कितना है 0 B1, यहाँ पे 0, दिस इज B1 प्लस 4C1 प्लस 2D1 हमारे पास ये इतना रहा। अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पे हमारे पास आया दैट इज A1 प्लस C1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये रहा, A1 इज इक्वल टू 0 रहा, B1 इज इक्वल टू 0 रहा, B1 प्लस 4C1 प्लस 2D1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 रहा। A1 की वैल्यू इसमें रखी, A1 बराबर 0, पुटिंग A1 बराबर 0, पुटिंग A1 बराबर 0, A1 इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया किस में, इन A1 प्लस C1 इज इक्वल टू 1 में पुट किया। A1 0 प्लस C1 इज इक्वल टू 1, दैट इज C1 इज इक्वल टू 1। वी हैव टू फाइंड आल्सो D1, बस D1 और पता करना है। पुटिंग यहाँ पे B1 C1 की वैल्यू हम उठा के इसमें रख रहे हैं, पुटिंग B1 C1 in B1 plus 4C1 plus 2D1 is equals to 0। इसमें B1 C1 पुट कर रहे हैं, B1 की वैल्यू 0 प्लस 4C1 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू एंड द वैल्यू ऑफ D1 पता करना है इज इक्वल्स टू 0, B1 की वैल्यू 0 एंड C1 की वैल्यू 1, 2D1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, सो D1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। दैट इज A1 B1 C1 D1 मिल गए, ठीक है, दैट इज A1 B1 C1 D1 मिल गए, एक हमारे पास ये मिल गया। सो
A1 is equals to 0, B1 is equals to 0, C1 is equals to 1, D1 is equals to -2. दैट इज, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आई, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो आई, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इस बेसिस के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में एप्सिलॉन 1 का इस बी के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आया है वो क्या आया है, A1 B1 C1 D1, ये हमारे पास इतना आया है। द वैल्यू ऑफ A1 इज, A1 की वैल्यू 0 है, B1 की वैल्यू भी 0 है, एंड C1 की वैल्यू 1 है, एंड D1 की वैल्यू -2 है। पहला कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ये आ गया। सिमिलरली बच्चों हम लोग एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4 का भी निकाल सकते हैं। अब फॉर एप्सिलॉन 2 यहाँ पे बस चेंजेस कर लें, एप्सिलॉन 2 में देयर एग्जिस्ट स्केलर A2 B2 C2 D2, ये चेंज कर लिए। यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन 2 हो गया, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चला। एप्सिलॉन 2 की जगह 0, यहाँ पे हमारे पास A2 B2 C2 D2, दिस वन A2 B2 C2 D2, दिस इज A2, दिस इज B2, दिस इज C2 एंड दिस इज D2, ये हमारे पास इतना रहा। यहाँ पे हमारे पास अब 0 1 0 0 आया, दिस वन आया। अब इसको फर्दर हमने यहाँ पे स्केलर भी चेंज हो गए, A2 प्लस C2, यहाँ पे A2 यहाँ पे B2, यहाँ पे B2 प्लस 4, B2 प्लस यहाँ पे हमारे पास आया B2, यहाँ पे B2 प्लस 4 C2 प्लस 2 D2, ये हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पे कंपेयर करने पे अब सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। पहला तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे कंपेयर हमने किया, A2 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, A2 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, A2 इज इक्वल्स टू 1, A2 इज इक्वल्स टू 1 इसमें रखा, A2 इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हमने रखा। जब A2 इज इक्वल्स टू 1 इसमें रखा तो A2 इज इक्वल्स टू 1 रखने पे that is 1 plus C2 is equals to 0, that is C2 is equals to minus का 1, C2 is equals to minus का 1। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, and B2 is equals to कंपेयर करने पे 0, B2 plus 4C2 plus 2D2 is equals to 0, यहाँ पे B2 रखा, C2 minus 4 plus 2D2 is equals to 0, 2D2 is equals to 4, that is D2 is equals to 2। तो बच्चों हमें A2 B2 C2 मिल गया, A2 B2 C2 D2 मिल गया। that is अब यहाँ से हम आ सकते हैं, यहाँ से अब दूसरा वाला जो मिला सो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो हमारे पास मिला, वो एप्सिलॉन 2 का रिलेटिव ऑर्डर बेसिस बी के रिस्पेक्ट में जो मिला, यहाँ पे A2 B2 C2 D2 ये मिला। A2 is 1, B2 is 0, C2 is -1 एंड D2 is 2, ये इतना मिला। अब इसी तरह तीसरे वाले का निकाल सकते हैं, और अब यहाँ पे फिर चेंज कर लेंगे, एप्सिलॉन 3 कर लेंगे यहाँ पे। अब इसी तरह थर्ड वाले के लिए निकाल लेंगे। तो सिमिलरली फॉर एप्सिलॉन 3 यहाँ पे A3 B3 C3 D3, यहाँ पे एप्सिलॉन 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A3 B3 C3 D3, यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 ये रहा, और यहाँ पे A3, यहाँ पे B3, यहाँ पे C3, यहाँ पे D3, यहाँ पे A3 C3 A3 B3 B3 C3 D3, ये चार चीजें निकाल ली। तो यहाँ पे कंपेयर किया A3 प्लस C3 बराबर 0, यहाँ पे A3 बराबर 0 1 0,
यहाँ पे A3 इज इक्वल टू कितना आया, A3 इज इक्वल टू यहाँ पे जो आया A3 इज इक्वल टू 0 आया, दैट इज C3 इज इक्वल टू 0 आ गया, B3 इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड B3 प्लस 4C3 प्लस 2D3 इज इक्वल टू 0, B3 की जगह 1, C3 की जगह 0, 2D3 इज इक्वल टू 0, 2D3 इज इक्वल टू 0, B3 प्लस 4C3 प्लस 2D3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इतना है। B3 की वैल्यू 1 आई है, तो 2D3 इज इक्वल टू -1, दैट इज D3 इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास तीसरा वाला क्या हो गया, दैट इज अल्फा एप्सिलॉन 3 रिलेटिव ऑर्डर बेसिस B के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आई, दिस इज A3, B3, C3 एंड D3। A3 is 0, B3 is 1, C3 is 0 and D3 is -1/2। अब एक लास्ट फाइनल हमारे पास ये बचा, उसको और कर लें एप्सिलॉन 4 को। अब यहाँ पे एप्सिलॉन 4 इसी तरह से चला लें, यहाँ पे अब एप्सिलॉन 4 चला लेंगे और यहाँ पे A4, B4, C4 एंड D4 यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन 4, यहाँ पे A4 चलेगा, A4, यहाँ पे B4, यहाँ पे C4 और यहाँ पे D4 चलेगा, ये इतना चलेगा। और यहाँ पे 0 0 0 एंड 1 चलेगा, यहाँ पे हमारे पास A4 चलेगा, यहाँ पे हमारे पास दैट इज B4 चलेगा, B4 एंड दिस इज C4 चलेगा एंड दिस इज ये हमारा D4 चलेगा, प्लस का D4 हमारे पास ये चलेगा। अब यहाँ पे क्या आया, दिस इज A4 प्लस C4, दिस इज, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, तो ये तीन चीजें तो हमारे पास मिल गई, ये एप्सिलॉन 1 इतना मिल गया, ये मिल गया और एक हमारे पास ये मिल गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तीनों मिल गई और इस तरह से हमें चारों हमारे पास मिल जाएंगे। और यहाँ पे अब ये हमारे पास रहा, यहाँ पे आप देखो तो A4 ये रहा और ये तो आपका 0 रहा, ये A4 ये रहा और ये 0 रहा और प्लस C4, यहाँ पे रहा A4 और यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे B4 और ये वाला 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे B4 प्लस 4, यहाँ पे कितना रहा, यहाँ पे B4 और प्लस 4C4 प्लस 2D4 हमारे पास इतना रहा। अब इसको सॉल्व कर लें, A4 प्लस C4 इज इक्वल टू 0 आया, A4 इज इक्वल टू 0 आया, इसमें रखा दैट इज C4 इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ पे B4 यहाँ पे C4 भी 0 आ गया और B4 1 आ गया और B4 प्लस 4C4 प्लस 2D4 इज इक्वल टू 0 आया। सॉरी, ये हमारे पास 0 था और ये 1 था और तो दैट इज A4 0 एंड B4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 1। ठीक है, थोड़ा सही कर लेंगे, तो यहाँ पे B4 0, 4C4 0 प्लस 2D4 इज इक्वल टू 1, दैट इज D4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बच्चों, अब एप्सिलॉन 4 वाला जो लास्ट वाला फाइनल आ गया, एप्सिलॉन 4 का ऑर्डर बेसिस B के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आई वो आई A4, B4, C4 एंड D4, दैट इज A4 0 एंड B4 0, C4 0 एंड D4 इज 1। इस तरह से हमारे पास आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आप कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट वेक्टर बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स और वेक्टर होते क्या हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं। आप किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।